अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। कल का टेस्ट सुनाएं जी, कैसा रहा? किधर है किधर है किधर है? कल का टेस्ट मेरा ख्याल है बायोलॉजी का ही था, गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर का। मुझे बच्चों ने बाद में जो है ना कांटेक्ट करके बताया कि अल्लाह माफ़ करे, काफ़ी मुश्किल टेस्ट था। ठीक है, अब मैं हैरान हूँ कितना मुश्किल टेस्ट हो सकता है नहीं? जितना भी मुश्किल था तो टेस्ट ही ना, और आपकी बुक से ही। नए स्टूडेंट्स ज़रा थोड़ा सा टेस्ट के बारे में मुझे बताएं ताकि पता चल सके कि पहले तो ये बताएं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं और कितने आए हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि टेस्ट वाकई मुश्किल था या बस ऐਵੇਂ ही छोड़ा हुआ है किसी ने। हाँ जी, आसान था। वाश बस बहुत मज़े का टेस्ट था, मज़े का था। लाइक बिरयानी, बहुत बहुत मज़े का था कल का टेस्ट। अच्छा जी, मज़े का था सर, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आला था। ठीक है, तो फिर बताएं ना ज़रा मार्क्स कितने आए हैं। मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा ना कि 30। अच्छा, वाकई इतने बच्चों के 30 है? 30 बहुत बच्चों के हाईएस्ट थे कल, ऐसा कैसे हो सकता है? एक एमसीक्यू गलत हो गया था तो मेरे तो 29 आए। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, 25 30 तो मतलब 30 वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। 28 28 मज़े मज़े का था। मेरे 28 हैं, मेरे 27 हैं, 29 हैं, 27 हैं, 29, 28 हैं। हाँ लगता है बहुत मज़े के। वो खा के आए? नहीं बेटे, आज भी मैं लंच नहीं करके आया, आज भी लंच नहीं किया हुआ मैंने। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि क्यों जो है ना वो लंच नहीं किया है। मैं कर लूँगा बाद में, परेशान ना हो। सर हमारे फुल नहीं आ सकते बेटे, आ सकते लेकिन पहले नहीं कभी आते थे, अचानक कैसे आ गए और इतने ज़्यादा बच्चों के इकट्ठे कैसे आ गए? ये चीज़ अलार्मिंग है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वॉइस कम है बेटे, वॉल्यूम बढ़ा लेना अपना। मेरा रिजल्ट तो नहीं शो हो रहा बट 22 थे। ठीक है जी, 22 से मान लेते हैं जी आपकी बात। चले, 10 बचे थे 30 वाले, कमाल है। वेरी वेरी वेल डन। हाँ जी, कोई गड़बड़ नहीं थी। चलें जल्दी जल्दी फिर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी बहुत डिस्कशन भी होती है। तो आपको पता है डिस्कशनों से ही बाहर आती है एंटी टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये आज मैंने ना शेर याद 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 किया कि टेस्ट डिस्कशन डिस्कशन से ही बाहर आती है, बाहर आती है एमडी कैट में। हाँ हाँ हाँ, क्या शेर है। टेस्ट डिस्कशन से ही बाहर आती है एमडी कैट में। लेकिन आज जो है ना इंशाल्लाह हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, डिस्कशन जल्दी जल्दी करके ओक गई। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। नए स्टूडेंट्स किधर है? टेस्ट शरीफ किधर है जी आप लोगों का? ये मिल गया। नहीं बच्चों, जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर इंशाल्लाह आधा घंटा हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएं। सर जी सर, हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर मुश्किल आ रहा है बेटे, कहाँ मुश्किल आ रहा है? नेक्स्ट चैप्टर भी आसान है, जब कर लेंगे ना फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। चेक करना, परेशान नहीं होना जब तक मैं आपके साथ हूँ। आप पोइट भी हैं सर जी, बचपन में होते थे। अब देखे मेरे सामने मैनेजमेंट के बंदे ना लंच कर रहे हैं, अब मैं इनको क्या कहूँ? अगर तो इन्होंने मेरे लिए नाना बचवाया तो फिर इनकी खैर नहीं। आज यहाँ लाशें नजर आएंगी, लाशें। चलें जी, पहला एमसीक्यू है द लैरिंग्स। खोलें बच्चों सारे, जल्दी करें आप लोग, जल्दी से एमसीक्यूज खोल लें। द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज अ कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर सराउंडिंग द। तो इसका आंसर है, आपको पता है लेरिंग्स जो है ना ये अपर एंड ऑफ ट्रैकिया पे मौजूद है। ठीक है,
अपर एंड ऑफ ट्रैकिया पे मौजूद है। ये ले लें भाई, ये मेरा नहीं है, ये मेरे हैं। चलें बच्चों, तो इसका आंसर है जी अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द कार्टिलेज हैज अ मस्कुलरली कंट्रोल्ड hinge like action which serve as a lid which automatically covers the opening of larynx and is called। तो सिंपल सा आंसर है, जो लिड होती है बच्चों ये एपिग्लोटिस होती है। लिड क्या होती है? एपिग्लोटिस होती है। और ग्लोटिस क्या होती है? वो ओपनिंग होती है जो कि लेरिंग्स की होती है। अब मेरी नजर बार बार इधर जा रही है। चलें जी आगे देखते हैं। In the glottis, the mucous membrane is stretched across into two thin edge fibrous bands। तो आपको पता है जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनके अंदर वाइब्रेशन होती है उनको हम वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं, वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स आंसर है जी अगला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, प्लूरल मेम्ब्रेन लाइन द पार्ट ऑफ thoracic cavity containing the lungs। so the lungs are in pleural cavity। सबको पता है लंग्स प्लूरल कैविटी में होते हैं। प्लूरल कैविटी थोरैक्स में होती है, थोरैक्स में रिब केज भी होता है, और डायाफ्राम जो है ना ये थोरैसिक कैविटी का फर्श होता है, थोरैसिक कैविटी का फर्श होता है। ठीक है, यानी उसके नीचे मौजूद है। सर भूख को कंट्रोल करते हुए, जी बिल्कुल भूख को कंट्रोल करते हुए, हैदर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने कौन सा बिरयानी भेज देनी है सर को? वेरी बैड शो। नेक्स्ट है, एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम द ओरल कैविटी और नेजल विया ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, और फाइनली कहाँ पहुंच जाती है? सबको पता है आखिरी स्टॉप जो है ना एयर का, आखिरी स्टॉप एयर का एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर एयर पहुंच जाती है और वो उसका आखिरी स्टॉप है। जिस तरह आप लोग मेट्रो में जाते हैं ना, क्या क्या आता है? कमाहा आता है जी, फिर अटारी आता है, फिर निश्तर आता है, फिर जो है ना युनाबाद आता है, फिर दगुमजा आता है, आई मीन गजुमता आता है। तो ये स्टॉप होते हैं, आखिरी स्टॉप है जी गजुमता, और उधर से आखिरी स्टॉप है मेट्रो का लाहौर में शादरा। तो हवा का आखिरी स्टॉप जो है ना वो अलविलाई है। ठीक है सर, रोज बिरयानी क्यों याद दिला देंगे बेटे? बिरयानी बिरयानी है। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया प्रिवेंट इट फ्रॉम। तो सबको पता है सी शेप जो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं वो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सट्रैक्ट्स एंड कंजर्व्स एनर्जी। देखो स्टेटमेंट्स इस बार मैंने मुश्किल दी थी लेकिन ऑप्शन आसान दी। ठीक है, जी नेक्स्ट चलें। इसका आंसर है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया इनको मैं ये शेर बता दूं। ये शेर ये है कि टेस्ट डिस्कशन से ही बाहर आती है एमडी कैट में। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा टेस्ट डिस्कशंस होंगी ना उतना आप लोगों का एमडी कैट अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आंसर है एमसीक्यू है, इट इज कंटेन्ड इन द रेड ब्लड सेल। तो सबको पता है हीमोग्लोबिन जो है ना ये अल्लाह के हुक्म से रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, एट ऑक्सीजन टेंशन ऑफ 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी द हीमोग्लोबिन विल कैरी ऑक्सीजन एज गिवन बिलो। तो आपको पता है 120 पे मैक्सिमम सैचुरेशन होती है 20 ml पर 100 ml। सो 115 पे थोड़ी सी कम होगी, 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद है जी वन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल बिलो 60 मिलीमीटर। तो फिर जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत शार्पली डिक्रीज होती है, तेजी से जो है ना वो डिक्रीज होती है। तो डिक्रीजेस वेरी शार्पली। उसके बाद है नेक्स्ट, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज बाय। तो मैंने कहा था कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में 4 फैक्टर हैं। एक ऑक्सीजन टेंशन यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, एक टेम्परेचर और एक पीएच है।
ऑक्सीजन और पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, और उसके अलावा जो अल्लाह भला करे कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर थे ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, तो उस लिहाज से आंसर बनेगा पीएच। तो जैसे पहले आपने एमसीक्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करके एक्सप्लेन किए थे, उसी तरह एक्सप्लेन कर दें। कब किए थे यार स्क्रीन पर डिस्प्ले करके? अच्छा वो पहले, बेटे उसमें ना टाइम बहुत खर्च होता है। ठीक है, अब तो आपका टेस्ट भी वहीं पड़ा होता है, आप लोग देख सकते हैं खुद से। बल्कि जब टच होता है आप उसको वहीं से कॉपी कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बड़े काम है। वैसे ना उसका बड़ा सेट करना पड़ता है, उसको स्प्लिट करना पड़ता है, स्क्रीन के मुताबिक लेके आना पड़ता है, फिर जाके बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लें जी। उसके बाद इंक्रीजिंग पीएच हो गया जी, पीएच। नेक्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरिड बाय कार्बोक्सिल बाय कंबाइनिंग विद, वो की लाइन है पोटाशियम, पोटाशियम। ठीक है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय ब्लड व्हाइल पासिंग थ्रू लंग्स, पर सबको पता है 4 ml का फर्क आता है। 4 ml ब्लड जो है ना वो हवा को कार्बन डाइऑक्साइड देकर वापिस चला जाता है, तो आंसर है 4 ml, 4 ml। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रोसेस कंटेनिंग ऑफ टू फेज, सबको पता है ब्रीथिंग के दो फेज होते हैं, एक फेज इनहेलेशन और दूसरा फेज एक्सहेलेशन। ठीक है सर, आपने लैपटॉप के लिए स्क्रीनशॉट की ऐप बताई थी, उसका नाम बताएं। उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, भूल गया मैं जी। लाइट शॉट, लाइट शूट, शॉट, लाइट शॉट, लाइट शॉट भी। और मैंने घर में कौन सा किया हुआ है भूल गया मैं। चले लाइट शॉट करने हैं आप। ठीक है, लाइट शॉट, उससे आपसे स्निपिंग टूल जी, स्निपिंग टूल बताया था मैंने, याद है बच्चों को, स्निपिंग टूल बताया था। ठीक है, लेकिन जी अगले आ जी, फेज इन विच फ्रेश एयर मूव्स इनटू द लंग्स, सबको पता है इंस्पायरेशन भी कहते हैं और इसको इनहेलेशन का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वी शुड कीप इन माइंड। तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक तो लंग्स जो है ये स्पंजी होते हैं, नंबर दो आपको पता था रिब्स के बारे में बताया था, और इंटरकोस्टल मसल, और नंबर तीन डायफ्राम। ये तीन चीजें रोल प्ले करती हैं। द शेप ऑफ डायफ्राम इज मोर डूम लाइक, और मोर डूम लाइक कब होता है जब उसके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और लेस डूम लाइक कब होता है जब उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वॉल्स ऑफ चेस्ट कैविटी आर कंपोज्ड ऑफ, सबको पता है रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू, अल्लाह भला करे आपका, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड। देखिए दो तरीके से होती है, एक तो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स वाले मसल, और इसके अलावा डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिब्स ऊपर उठ जाते हैं और डायफ्राम नीचे हो जाता है, तो दो तरीकों के साथ ये जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, सॉरी प्रेशर कम हो जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जिक्र दो जगह पे लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का टॉपिक है ना, वहां पे जहाँ पर्पल रेड और ब्राइट रेड कलर लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन का, वहां पे लिखे, वहां पे देखे लिखा हुआ है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब स्प्लिट होता है ना, तो इस प्रोसेस को कार्बोनिक एनहाइड्रेस फैसिलिटेट करता है। लेकिन अगले पेज पे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के अंदर जब कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रिएक्शन से, उसकी एरो के ऊपर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब दो जगह पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस अपना अपना काम कर रहा है। सो बोथ आंसर है। ठीक है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच बिकम्स अल्टीमेट कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम। सबको पता है सरफेक्टेंट की कमी से होता है, और सरफेक्टेंट अल्लाह भला करे आपका ये क्या लिखा हुआ तलहा ने कि डीऑक्सीफिकेशन एंड कार्बोक्सीफिकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब डीऑक्सीफिकेशन तो ठीक है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूट जाना, ऑक्सीजन खत्म, लेकिन कार्बोक्सीफिकेशन गलत है। पता क्यों? क्योंकि कार्बोक्सीफिकेशन समथिंग एल्स, वो कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का जिक्र नहीं है। ये लगता है मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे, आपने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे लिख दिया,
बेटे यहाँ पे तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है ना कार्बोनिक एसिड का, इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। सो देयर इज नो हीमोग्लोबिन हेयर, इस रिएक्शन में कहीं हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। सर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो 20% कहाँ से आती है? ये मैंने कब बताया कार्बन मोनोऑक्साइड? 20% का मतलब है कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। सर जी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन बेटे? यही एंजाइम वाला गलत हुआ, ठीक है, ये समझ नहीं आया, अभी चेक कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 बेटे बहुत पीछे निकल गया, ठीक है। चले इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन जब ये स्प्लिट होता है ना तो दोबारा से हीमोग्लोबिन बन जाता है, ब्राइट रेड हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग। ये जो इसका टूटना है, स्प्लिटिंग है, यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, और ये वाला एंजाइम यहाँ पर भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो दो जगह पे ये काम कर रहा है, आप लोग बुक में देख लें। ये वाली जो जगह है ये टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, और ये इक्वेशन एज इट इज बुक में मेंशन है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के नाम से। एमसीक्यू नंबर 13 किधर है? ये तो बहुत प्यारा एमसीक्यू है। आर्ट्रियल ब्लड में 50 ml होता है और वेनस ब्लड में 54। वेन जाती है लंग्स के पास और कार्बन डाइऑक्साइड देकर वापस ब्लड आता है आर्टरी के जरिए। सो नहीं, आर्टरी जाती है लंग्स तक और 4 ml ब्लड देकर वापस आ जाती है, सो वो 4 ml ब्लड का फर्क आता है। 54 और 50 में फर्क भी 4 ml का ही है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 11 किधर है? द ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय, बेटे मैंने आपको ये लिखवा दिया था ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये अब मुझे लगता है आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया, यू शुड टेक लेक्चर अगेन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? ऑक्सीजन टेंशन के, ठीक है। ऑक्सीजन, तो पहली चीज ये हो गई, ऑक्सीजन टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो सेकंड चीज है, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पीएच कम करेंगे तो कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है यानी कंसंट्रेशन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा था ये मेंशन कर लें अपने कहीं पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन या कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चौथा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के भी ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या हीमोग्लोबिन की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो राइट दीज 4 पॉइंट्स ऑन योर रजिस्टर, ठीक है। ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ये दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दो चीजों के इनवर्सली। अच्छा ये प्रॉपर डायरेक्टली इनवर्सली नहीं होते, बायो में बस ये होता है कि भाईजान के बढ़ने से बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो बढ़ने से बढ़ती है इन दोनों से और बढ़ने से कम होती है इन दोनों चीजों से, ठीक है। सर जी एमसीक्यू नंबर 21 किधर है जी? एमसीक्यू नंबर 21 सरफेक्टेंट की कमी से ही होती है बेटे ये बीमारी, ये बुक की लाइन है। गैसेस एक्सचेंज में एयर सैक होता है, तो फिर एमसीक्यू नंबर 5 में एल्वियोलाई क्यों? बेटे बुक की लाइन है, ठीक है। गैस एक्सचेंज भी एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान होता है और काफी ज्यादा एल्वियोलाई मिलकर एयर सैक बनाते हैं, ठीक है। एयर सैक के अंदर ब्लड वेसल शामिल है और एल्वियोलाई भी है, दोनों चीजें मिला के फंक्शनल यूनिट बनते हैं, ठीक है। बुक की लाइन है, ध्यान से बुक पढ़ा करें। अच्छा नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी प्रोटीन प्रेजेंट इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। सबको पता है हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। 21 मैंने बता दे बेटे बुक की लाइन है, अगर आप येलो बॉक्स पढ़ें आरडीएस का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का तो वहां लिखा हुआ है कि सर्फेक्टेंट इज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली बीमारी होती है, ये मैंने एक्सप्लेन भी की थी।
इट सर्व एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू मसल। तो सबको पता है मायोग्लोबिन इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है, और मुझे लगता है मेरे लिए चावल नहीं बचाए जा रहे। कोई नहीं, मैं इनको पूछूंगा, ठीक है। चेक करते हैं जी अगला एमसीक्यू। द चांस ऑफ लंग कैंसर आर डैश टाइम लेस इन दोज पर्सन हु डू नॉट स्मोक। बच्चों 10% लिखा हुआ आपकी बुक में कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर का चांस 10% बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है जो नहीं करते उनमें 10% चांस कम हो जाता है, ठीक है। सो 10% आंसर होगा, 10 टाइम्स आंसर होगा। द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग्स। रेजिडुअल का मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम जो है ना वो 5 लीटर है, और रेस्ट के वक्त ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। टोटल जो 5 लीटर जो है ना ये कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, 5 लीटर। 0.5 लीटर जो है ना ये एक्सचेंज होती है रेस्ट पे। रेस्ट के वक्त 0.5 लीटर जो है ना ये एक्सचेंज होती है, और एक्सरसाइज के वक्त या हार्ड वर्क के दौरान 3.5 लीटर जो है ना ये एक्सचेंज होती है। इसका मतलब ये है कि 1.5 लीटर ऐसा वॉल्यूम है जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं निकल सकता, हमेशा वो लंग्स के अंदर ही रहता है, वो कभी नहीं बाहर निकल सकता। दैट विल बी रेजिडुअल वॉल्यूम। सर पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है? पैसिव स्मोकिंग में ये होता है कि सिगरेट कोई और पी रहा है, उसका धुआं आपकी नाक में जा रहा है। चलें जी, बच्चे कह रहे हैं सर आप हमें मैनेजमेंट की टीम दिखाएं जो चावल खा रहे हैं। नहीं बेटे ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। सर फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एयर सैक। एयर सैक। वैसे लंग्स के फंक्शनल यूनिट होते हैं वो एयर सैक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलें। फॉर अ स्कूबा डाइवर टू ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेशर शुड बी। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अंदर आएगी तो ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन सी लेवल। वो जो उसके पास सिलेंडर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का टेंशन सी लेवल से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब वो डाइव लगाए तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर से हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ मूव कर सके, ठीक है। चलें जी, तो आंसर क्या है? ग्रेटर देन सी लेवल। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो 20% जो है ना ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, बाकी आपको मैंने बता दिया था। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस कहते हैं जो ज्यादा फैलती है, तो आमतौर पर जो इन्फेक्शन होते हैं ना बैक्टीरियल वायरल वही फैलते होते हैं किसी का झूठा पानी पीने से, इस तरह करके, ठीक है। तो नहीं जी, नेक्स्ट चलें। डीजनरेशन ऑफ एल्वुलर वॉल, एम्फीसीमा सबको पता है, बाकी बीमारियों का भी आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस कितना होता है, यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 4 ml डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ। वी आर मूविंग टुवर्ड द ट्रांसपोर्ट, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है। तो आज हमने सर एक एमसीक्यू मैंने 8 का लगाया था, क्या वो ठीक था बेटा? किस एमसीक्यू का लगाया था एमसीक्यू बताएं सर। आज वाले टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? वही होगी जो कल थी, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वी शुड एक्सपेक्ट। हाँ, 3 एक्सपेक्ट्स हम स्टडी करते हैं, क्योंकि एक लंग्स के बारे में एक्सपेक्ट है कि लंग्स पूंजी है, दूसरा रिब्स और मसल्स के बारे में है कि वो ये काम कर रहे हैं, और तीसरा डायफ्राम के बारे में। तो 3 चीजें रोल प्ले करती हैं ब्रीथिंग में, इसलिए वो 3 है। सर 13 में 54 नहीं आता भाई, नहीं, 4 का फर्क है, 4 ml देकर आता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही रहती है, ठीक है। 54 होती है ना, 4 दे आते हैं, बाकी 50 ब्लड के अंदर ही रहती है। और कोई क्वेश्चन जल्दी से? यू हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलें फिर हम आज। चलें जी, सर आज की टाइमिंग थोड़ी लेट करवा दें, 6 बजे है ना आज की टाइमिंग। बेटे लेट नहीं हो सकती, आज का डर 6 बजे ही होगा। नहीं बच्चों, आज हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पहले आपको मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बता दूं किस तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट 2 किस्म की होती है, एक होती है जी वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 2 तरह की होती है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स
दो तरह की होती है। पहली कौन सी होती है जी? सैप की, ठीक है, सैप कह रहे हैं। सैप के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है। और दूसरी जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है खुराक की, फूड की होती है। फूड जो है ना ये सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हम फूड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स, आज हमने ये स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बच्चों मैं हिंट दे दूं कि चक्कर क्या चलना है हमने। एयर सैक आंसर है या अल्व्यूलाई? बेटे मैंने बता दिया था अल्व्यूलाई ही आंसर है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोग जो है ना इसको ध्यान से जो है ना प्यारा करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट। चलें जी। ट्रांसपोर्ट और वाटर एंड मिनरल्स को समझने के लिए आपको ये दरख्त देखना पड़ेगा। इस दरख्त के अंदर आपको देखें बेटे दो चीजें नजर आएंगी। आपको पता है ये जो दरख्त है इसकी जो जड़ें होती हैं बेटे, ये वाली जो रूट्स होती हैं ये ना सॉइल में होती हैं। तो वाटर और मिनरल्स को इन्होंने अब्जॉर्ब करना होता है सॉइल से, ठीक है। ये जो सॉइल है इस सॉइल से इन्होंने वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके रूट के अंदर पहुंचाना होता है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा होगा, स्टेप नंबर 1, फ्रॉम सॉइल फ्रॉम सॉइल फ्रॉम सॉइल टू जाइलम ऑफ रूट, जाइलम ऑफ रूट, यानी वाटर और मिनरल्स सॉइल में से रूट के अंदर एंटर हो और रूट की जाइलम तक पहुंच जाए। रूट की जाइलम तक पहुंचने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बच्चों स्टेप नंबर 2 जो होगा, अल्लाह भला करे आपका, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो वाटर होगा वो जाइलम की रूट से लेके, जाइलम ऑफ रूट से लेके, ठीक है, टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। ध्यान से आपने इसको मद्देनजर रखना है। अगर आपको ये बात समझ आएगी तो हम आगे चलेंगे। पहले हमने इस दरख्त के जमीन में से पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करवाना है, कहाँ पे? रूट के जाइलम तक। रूट के जाइलम तक अब्जॉर्ब होने के बाद वो इस जाइलम के जरिए पूरे दरख्त तक, पूरे दरख्त के एरियल पार्ट तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो दो स्टेप्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होगी। पहला स्टेप आपको मैंने बता दिया, हमारा टारगेट होगा कि हम पानी को एंटर करवा सके रूट के अंदर, और दूसरा हमारा टारगेट ये होगा कि हम पानी को रूट से पूरे प्लांट में, बच्चे फोकस पता किस पे करते हैं कि जनाब पानी ने रूट से ऊपर जाना है, एरियल पार्ट्स में, पत्तों तक जाना है, लीव्स तक जाना है। लेकिन ये भी तो देखें कि रूट्स में पानी कैसे जाएगा। अगर रूट्स में पानी अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो बच्चों रूट से पानी ऊपर कैसे जाएगा। तो पहला टारगेट तो रूट्स तक पानी अब्जॉर्ब करवाना है। उसके बाद जो है ना पानी ऊपर जाएगा। अगर आप नहीं देखेंगे, अगर आप ये चीज नहीं चेक करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना लेक्चर। चलें जी, रूट्स और सॉइल की थोड़ी सी डायग्राम बनाते हैं आप आपके सामने। उससे पहले मैं आपको रूट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं। अगर हम रूट के क्रॉस सेक्शन को बड़ा करके देखें, रूट के अगर हम छोटे से क्रॉस सेक्शन को बड़ा करके देखें स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वो नजर आती है एपिडर्मिस की, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है, ये एपिडर्मिस की लेयर है। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये बच्चों आप सबको पता है। ये मैं रूट का क्रॉस सेक्शन आपको रूट काट के दिखा रहा हूँ। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप पानी को जाइलम तक नहीं पहुंचा सकते। ये एक रूट है, ये एक जड़ है, इसका ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है।
अब क्वेश्चन ये है कि एपिडर्मल हेयर जो रूट्स के होते हैं ना, इनमें रूट हेयर्स भी होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रूट हेयर क्या होते हैं। इन्हीं में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लंबे हुए होते हैं, इन्हीं को बच्चों रूट हेयर कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो बाउंड्री पर होते हैं वही थोड़े से एक्सटेंड हुए होते हैं, सारे नहीं, कुछ एक्सटेंड हुए होते हैं, और वो जो लंबा सेल है वही जो है आपका रूट हेयर बनेगा। दिस इज द रूट हेयर। यानी रूट हेयर एक सेल है, और सेल कौन सा है जी? वो एपिडर्मल सेल है जो कि रूट की बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है। ये सारे एपिडर्मल सेल हैं। ये सारे क्या हैं जी? ये एपिडर्मल सेल हैं जो एक्सटेंड हो गए हैं। सो दीज आर द रूट हेयर। रूट हेयर ये क्या है? ये एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंशन है किसकी? एपिडर्मल सेल की ये एक्सटेंशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, आप सबको पता है एपिडर्मिस के बाद वो कॉर्टेक्स की आती है। तो कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, उनकी जो लेयर है वो चौड़ी है। सो मैं चौड़े सेल्स यहाँ पे बना रहा हूँ। दीज आर द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं सारे, ठीक है। तो इनको हम लेबल कर लेते हैं। दीज आर द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वाली जो पहली लेयर थी, दिस वाज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है वो कॉर्टेक्स है। ये देखिए, ये मार्कर है ना, ये इस मार्कर को आप समझिए रूट है। हमने ऐसे रूट को कट किया तो हमें ये सामने से देखिए इस तरह लेयर्स नजर आ रही है। आउटर मोस्ट लेयर ये वाली, ये एपिडर्मिस है। उसके बाद वाली अंदर जो लेयर है उसके वो कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर हमें जो लेयर नजर आएगी दैट विल बी एंडोडर्मिस। ये कॉर्टेक्स के अंदर लेयर है, इसका नाम एंडोडर्मिस होगा। ये एंडोडर्मिस है, ठीक है जी। ये एंडोडर्मिस है, तो इसको भी हाईलाइट कर लें। दिस लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जब हम अंदर जाएंगे तो हमें पेरिसाइकल नजर आएगा, ठीक है। पेरिसाइकल के साथ हमें वेस्क्यूलर बंडल या वेस्क्यूलर सिलेंडर्स जो है वो नजर आएंगे, जो बिल्कुल दरमियान में होंगे ऐसे, ठीक है। दीज आर द वेस्क्यूलर बंडल, यानी सबसे सेंटर में हमारे वेस्क्यूलर बंडल है। और हम वेस्क्यूलर बंडल में से सिर्फ किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं? जाइलम को हाईलाइट कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर ये आसपास मिट्टी है, इस रूट के आसपास मिट्टी है, तो रूट के अंदर कैसे पानी एंटर होगा? पानी सबसे पहले एपिडर्मल सेल में एंटर होगा। एपिडर्मल सेल से वो एंटर होगा कहाँ पे? कॉर्टेक्स के सेल में। कॉर्टेक्स के सेल से वो एंटर होगा एंडोडर्मिस के सेल में। एंडोडर्मिस के सेल के बाद वो जाके कहीं पहुंचेगा जाइलम में। तो इसकी जर्नी है। इसकी जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतना सा हिस्सा, ठीक है, इतना सा हिस्सा जो है ना वो बड़ा करके चेक करते हैं, ठीक है। इतना सा हिस्सा बड़ा करके चेक करते हैं, जिसमें मैं आपको मिट्टी और उसके पार्टिकल भी शो करवाऊंगा। ये सारा हिस्सा बड़ा करके चेक करना, जो आपकी डायग्राम में बना भी हुआ है। तो दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। सॉइल पार्टिकल के साथ ये जो लेयर है ना आउटर मोस्ट, ये एपिडर्मिस की लेयर है। ये एपिडर्मिस की लेयर है, ज्यादा बड़ी नहीं हम बना रहे। ये एपिडर्मिस की लेयर है। इनमें से कुछ सेल्स आपको मैंने कहा एक्सटेंड हुए हुए हैं, दैट आर रूट हेयर। सो दो रूट हेयर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसके बिल्कुल साथ आपको नजर आएंगे कॉर्टेक्स के सेल, वो थोड़े चौड़े होंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के सेल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये कॉर्टेक्स के सेल है, इनकी हम दो लेयर्स बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बुक में तो 3-4 लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स की लेयर मैंने बना दी। दीज आर द लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। उसके बाद एक लेयर आती है जी एंडोडर्मिस की लेयर आती है। एंडोडर्मिस की जो लेयर होगी, एंडोडर्मिस की जो लेयर होगी वो कॉर्टेक्स के बाद आएगी। तो मैं लिखता चला जा रहा हूँ, दिस इज एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस। ये वाली जो लेयर है दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद ये जो लेयर है दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। इसके बाद कहीं जाके आपको जाइलम के लंबे लंबे ट्यूब लाइक सेल नजर आएंगे। लंबे लंबे ट्यूब लाइक सेल जो है ना वो नजर आएंगे। दीज आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेस्कुलर बंडल्स, और इनको हम जाइलम सेल्स का नाम देंगे। दीज आर
जाइलम सेल, ठीक है, ये जाइलम पहुंच गए। अब ये आपको यहाँ पे जो मैंने आपको ये बड़े बड़े से पार्टिकल शो करवाए, ये मिट्टी के जर्रात है, तो ये सारा हिस्सा सॉइल है। सॉइल के अंदर देखिए रूट है। अब ये मैंने इतना हिस्सा वहां पे बड़ा करके आपको चेक कर जो है वो चेक करवा, इतना हिस्सा, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर, इसी तरह आपको ये वाली चीजें जो है ना वो नजर आएंगी। अब होगा क्या बच्चों, पानी का पहला टारगेट है कि वो सॉइल से इसके दरमियान पानी है, सॉइल के अंदर आपने पानी लगाया तो सॉइल के अंदर पानी चला गया, ये सारा सॉइल के अंदर पानी पड़ा हुआ है, सॉइल के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ये सारा सॉइल के अंदर बच्चों क्या है, पानी है, ये सारा पानी है, ठीक है। अब इस पानी का पहला टारगेट क्या है कि वो सॉइल से कहाँ पे चला जाए, जाइलम तक चला जाए। तो उसको जाइलम तक जाने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और समटाइम पेरिसाइकिल भी आ जाती है, फिर जाके उसको जाइलम नसीब होगा। यानी ये सारी चीजें इसको क्रॉस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आप लोगों की चैट बंद करवा देते हैं, इनकी चैट बंद कर दें, ठीक है। तो सॉइल से जाइलम तक एंटर होने के लिए इनको इस ये वाला जो मार्कर है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर से अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक लेयर होगी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक लेयर होगी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको जाइलम मिलेगा। तो उसको मैंने बड़ा करके खोल के एचडी में बना दिया। तो दीज आर द रूट हेयर, ये पहले एपिडर्मल सेल है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर ये सारे, ठीक है। अब इनमें पाथवेज यूज होंगे, 3 तरह के पाथवेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 तरह के पाथवेज इस्तेमाल होंगे। उनमें पहला जो पाथवे दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से आपने नोट करना है कि पानी एंटर तो होगा, पानी बच्चों एंटर तो होगा, लेकिन जब पानी एंटर होगा ना तो उसके वो पानी जाइलम तक पहुंचने के लिए सेल वॉल का सहारा लेगा। सेल वॉल का ये आपको इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा भी। मीन पानी एंटर हो जाएगा एपिडर्मल की सेल वॉल में, सेल वॉल से अगली सेल वॉल में। आपको पता सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, नहीं ना पता चले अभी बता देते हैं आपको। सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल से सेल वॉल, सेल वॉल से सेल वॉल। सो जो एपोप्लास्ट पाथवे है, इट इज द पाथवे ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। शायद आपको किसी ने बताया हो कि सेल वॉल के अंदर बच्चों 3 तरह के केमिकल होते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। इनको ना बड़ी प्यारी अट्रैक्शन होती है पानी के साथ। ये इम्बिबिशन के अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट लेना हो तो इम्बिबिशन के अंदर आप जाके पढ़ें। इम्बिबिशन में लिखा हुआ होगा कि पानी सेल वॉल के अंदर एंटर होगा, सेल के अंदर नहीं एंटर करना। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, ट्रिपल नहीं डबल टिक कर दे, मैं मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया। पानी सेल वॉल में एंटर होगा, डू नॉट एंटर इनटू दी सेल, सेल के अंदर नहीं, सेल वॉल में रहेगा, मेम्ब्रेन तक पानी नहीं जाएगा। अब सेल वॉल ने ऐसा किया है जो पानी को अट्रैक्ट कर रही है, तो सेल वॉल के अंदर बच्चों सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन है। ये बात आप इन्हिबिशन में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता जाएगा, पानी करता जाएगा, लेकिन जब ये एंडोडर्मिस में पहुंचेगा, एंडोडर्मिस में जब ये पहुंचेगा तो एंडोडर्मिस में यहाँ एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। एंडोडर्मिस की सेल वॉल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। सो ये वाला पाथवे एंडोडर्मिस तक चलेगा, एंडोडर्मिस से आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, स्पेशल किस्म के उन्होंने आगे नाके लगाए हुए हैं। स्ट्रिप्स मीन पट्टियां होती हैं जो सेल वॉल के अंदर, ये पट्टी है, इस पट्टी ने अब पानी को आगे जाने नहीं देना। सो पानी बेचारा मजबूरी के तहत अब सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो एपोप्लास्ट पाथवे अपनी जो मंजिल है वो नहीं हासिल कर पाएगा। तो एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस पे जाके एंड हो जाएगा, उसका आखिरी स्टॉप एंडोडर्मिस है। तो एंडोडर्मिस तक पानी एपोप्लास्ट पाथवे से चला जाएगा, और एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस तक ही क्यों गया? बिकॉज एंडोडर्मिस की सेल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये एमसीक्यू से बड़ा मशहूर कि आगे एंडोडर्मिस से आगे पानी क्यों नहीं जाएगा? आगे
नाके लगे हुए हैं और वो नाके कौन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में है। फिर आगे पानी कैसे जाएगा, आगे पानी सिंपलास पाथवे के जरिए जाएगा। सिंपलास पाथवे क्या होता है, दिस इज द पाथवे ऑफ प्लाज्मोडिस्माटा। आपको पता है सेल वॉल के अंदर सुराख होते हैं, उनको प्लाज्मोडिस्माटा कहते हैं। तो जो पानी सेल के अंदर एंटर होगा इस सुराख के जरिए, वो सिंपलास पाथवे का रास्ता इख्तियार करेगा, वो अगले सेल में फिर से सुराख के जरिए एंटर हो जाएगा, इससे अगले सेल में जाएगा सुराख के जरिए, फिर यहां से ये सुराख के जरिए अगले सेल में चला जाएगा, और इसी तरह यहां पर भी एक सुराख होगा, ये भी एक सेल बना लें, इस सुराख के जरिए ये अगले सेल में, सुराख के जरिए अगले सेल में। इन सुराखों को क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडिस्माटा, ठीक है। और यहां से आप इधर भी ले जाएं, यहां भी ले जाएं, सुराख के जरिए अगले सेल में, सुराख के जरिए, और फिर ये जाइलम तक पानी पहुंच जाएगा। तो इस तरह के पाथवे को किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज, कोई नाके का सामना नहीं करना पड़ता, ये चला जाता, मिनट मारता है और आगे पहुंच जाता है जाइलम तक। तो इसमें कौन यूज होते हैं, सेल वॉल के अंदर मौजूद सुराख, उस सुराख के जरिए पानी सेल के अंदर चला जाता है, सेल के अंदर, ठीक है, वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर जाएगा, फिर अगले सेल में चला जाएगा, वहां से अगले सेल में। तो एपोप्लास्ट में पानी सेल के अंदर नहीं गया, पानी सेल वॉल में रहा, कहां तक गया, ये एंडोडर्मिस तक। अब एंडोडर्मिस में जाने के बाद भी सेल का जो पाथवे है, पानी का पाथवे जो है ना, वो अपना रूट बदल लेगा, रूट बदलकर वो भी सिंपलास बन जाएगा और पानी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और वहां से ये जाइलम के अंदर पहुंच जाएगा। इसका मतलब एंडोडर्मिस के बाद ये वाला पानी भी सिंपलास पाथवे का रास्ता इख्तियार कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी को हमने अल्टीमेटली कहां पहुंचाना है, जाइलम के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। तीसरा पाथवे होता है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे वैक्यूल वाला पाथवे होता है, आपको पता है वैक्यूल टू वैक्यूल भी ट्रांसपोर्ट होगी और वो स्पेशल मिनरल्स की होती है, शायद आपको याद हो, ये मैं वैसे एचडी में बना के दिखा रहा हूँ आपको वैक्यूलर पाथवे। ये एक प्लांट सेल है, ये वैक्यूल है, ये अगला प्लांट सेल है, ठीक है, और ये उसका वैक्यूल है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट के अंदर पंप्स लगे होते हैं, पंप, ठीक है। इन पंप्स के जरिए ये सल्यूट को वैक्यूल के अंदर ले जाती है और इसके पीछे पीछे पानी भी वैक्यूल के अंदर एंटर होता है और वैक्यूल टर्जिड हो जाता है। फिर यहाँ से ये वैक्यूल अपनी चीजों को, मिनरल्स को और पानी को अगले वैक्यूल के हवाले कर देगा, फिर अगले वैक्यूल के हवाले, फिर अगले वैक्यूल के हवाले। सो वैक्यूल टू वैक्यूल पाथवे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये स्पेशल मिनरल्स के लिए पाथवे होता है वैक्यूलर पाथवे, जिसमें पानी ने मिनरल्स को लेके सॉइल से जाइलम तक पहुंचना है। सो मैंने पानी को और मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करवा के जाइलम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने में मुझे एपिडर्मिस क्रॉस करवानी पड़ी, कॉर्टेक्स क्रॉस करवानी पड़ी, एंडोडर्मिस ने पहले थोड़ी सी आगे से मुजाहमत की। ये इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि एंडोडर्मिस के अंदर पता क्या लगे होते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है। बड़ी प्यारी मिसाल दी है मैंने आपको, रेजिस्टेंस इन सेल वॉल, ठीक है। ये जो फिजिक्स में नहीं आप पढ़ते, करंट जा रहा होता, लेकिन कहीं पे अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो उससे वहां पे करंट आगे नहीं जाता। तो एंडोडर्मिस की सेल वॉल के अंदर अल्लाह ने रेजिस्टेंस रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो सेल वॉल में नाका लग गया, फिर वहां से पानी को सेल के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है कि कहां तक एपोप्लास्ट पाथवे जाएगा, तो आपने बताना एंडोडर्मिस तक जाएगा। उसके आगे क्या होगा, शिफ्ट लग जाएगा, गियर तब्दील हो जाएगा, एपोप्लास्ट से सिंपलास्ट पाथवे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो तब्दीली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस तब्दीली का मतलब यह है कि पानी रुकेगा नहीं, आगे दुश्मन ने रोक लिया तो क्या हुआ, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, रेजिस्टेंस आ गई तो क्या हुआ,
तो करंट अपना रास्ता दूसरी तार से अचीव कर लेगा। तो अचीव वही करना, टारगेट हमारा यही था कि हमारा जो पानी है और जो हमारा मिनरल है वो जाइलम तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो मुझसे जल्दी से कर लें, इनकी चैट खोल दें जरा जल्दी से। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। हरी अप बच्चों, हरी अप हरी अप। मैंने आज पानी को सॉइल से अब्जॉर्ब करवा के जाइलम तक पहुंचा दिया, जिसमें मैंने 3 पाथवेज इस्तेमाल किए, एपोप्लास्ट, ठीक है, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। हम अब एक क्वेश्चन का जवाब दें, अब एक क्वेश्चन का जवाब दें। एक सेल से अगले सेल तक, सेल टू सेल यानी सेल के अंदर पानी जब जा रहा है तो एक सेल से अगले सेल में पानी कौन सी ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है? हाँ जी बताओ, एक सेल से अगले सेल में पानी कौन सी ट्रांसपोर्ट के जरिए? प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पर आ जाता है बेटे? सेल वॉल में होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, सेल वॉल में। और सेल मेम्ब्रेन में वाटर चैनल्स होते हैं जिनसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सर जी क्या इसमें प्रॉब्लम होता है? किसमें बेटे? तो फिर कैसे मैनेज करती? क्या बेटे क्या फरमा रही हो? हाँ जी जी सर, लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला, बस मुझे ये बताएं कि कौन सा इस्तेमाल होता है, मैकेनिज्म क्या है। तो याद रखें, पानी एक सेल से अगले सेल में जब भी दाखिल होगा ना तो सिंपलास्ट पाथवे के जरिए तो होगा, लेकिन मैकेनिज्म उसमें ऑस्मोसिस होती है, क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी तो आ जाती है ना, ये देखिए मेम्ब्रेन भी है। ऑस्मोसिस में एक सेल से पानी निकलता है, उसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं, और अगले सेल में पानी एंटर हो जाता है, उसके हिसाब से एंडोस्मोसिस होगी। ठीक है, और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मेरा नहीं ख्याल रिपीट करने की जरूरत है। सो पानी ऑस्मोसिस के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है और उसकी 2 टाइप्स हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। ठीक है, कैस्पेरियन स्क्रिप्ट एचडी के अंदर बनी हुई है, पेज नंबर 281 पे आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 281 पे एचडी के अंदर कैस्पेरियन स्क्रिप्ट भी बनी हुई है। ठीक है, आप उस डायग्राम को भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कल हम क्या करेंगे, कल आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक पढ़ना है अच्छी तरह। कल हम जो इस जालम के अंदर हमने पानी पहुंचाया है, H2O H2O H2O, हम इस पानी को अल्लाह के हुक्म से रूट से ऊपर एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, रूट से पानी को ऊपर कल पहुंचाएंगे। तो कल आप लोगों ने कोई टेंशन थ्योरी वगैरह पढ़ के आनी है अच्छी तरह। ठीक है जी, कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल हम इसको और इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक भी पढ़ेंगे। सर एपोप्लास्ट से आगे वैक्यूलर क्यों नहीं होता? बेटे एपोप्लास्ट तो सीधा सीधा ही जा रहा है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, उसमें रोकने वाला ही नहीं है। वैक्यूलर, वैक्यूल टू वैक्यूल। अच्छा, एपोप्लास्ट से आगे वैक्यूलर कोई नहीं है? हो सकता है एपोप्लास्ट, मैं समझा सिम्प्लास्ट से आगे पूछ रहे हैं। एपोप्लास्ट से आगे वैक्यूलर हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वैक्यूलर सीधा सीधा भी हो सकता है। वैक्यूल तो हमेशा ही यूज होता है पानी के अंदर, प्लांट्स के अंदर पानी के लिए और मिनरल्स वगैरह के लिए। ठीक है जी बच्चों, कल मिलते हैं, कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।